राज्य में एक साधारण गरीब लड़की थी। उसका नाम था राधा। वह सुंदर थी, लेकिन किस्मत की दृष्टि से बहुत वंचित थी। गांव के लोग उसे नजरअंदाज करती थी, क्योंकि वह गरीब थी। माँ बाप, रिश्तेदार कोई नहीं था उसका। बिल्कुल अनाथ होने की वजह से सभी उसे बोझ समझती थी। सुनो, मैं तुम्हें मुफ्त में 3 वक्त का खाना नहीं दे सकती। अगर मेरा घर का काम ठीक से कर सको तभी 1 वक्त का खाना दूंगी। ठीक है मालकिन, आप मुझे 1 वक्त का खाना दें, इतना काफी है। ठीक है, तो जा रसोई में जाकर खाना चढ़ा। इसके बाद राधा उर्मिला की बात सुनकर रसोई में जाकर काम करने लगी। मालकिन चाहे जितना भी काम कराए, अगर 1 वक्त का खाना देती हैं, तो भी मैं इस घर में आती रहूंगी। असल में इस घर में आने का मेरा मकसद सिर्फ खाना नहीं है। मालकिन के इकलौते बेटे को एक नजर देखना है। उसे एक बार देख लूं तो पूरे दिन भूख नहीं लगती। ना जाने उसमें क्या है। रसोई में काम करते करते राधा ये सब कह रही थी। ठीक उसी वक्त उर्मिला का बेटा रसोई में आ गया। माँ, अरे ओ माँ, खाना हुआ क्या? मुझे भूख लग रही है। छोटी मालिक, हाँ, खाना लगभग तैयार हो गया है। आप कमरे में जाकर बैठिए, मैं अभी आपका खाना परोस देती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, देर मत करना। खाने के बाद मुझे एक जरूरी काम से बाहर भी जाना है। इतना सब सुनकर राजेंद्र चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। हाय, बस एक नजर, सिर्फ एक नजर छोटी मालिक को देखने के लिए मैं पूरे दिन यहाँ काम करती हूँ। पर मालकिन मुझे कितना कष्ट देती है। कभी खाना नहीं देती, पूरे दिन बिना रुके काम करवाती है। कई बार तो भूखे ही सोना पड़ता है। फिर भी ना जाने क्यों मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है। शायद सिर्फ उनकी वजह से। मैं राजेंद्र से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या मैं कभी ये बात उनसे कह पाऊंगी? क्या मेरा प्यार कभी पूरा होगा, या बस एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा? मन के कोने में छुपी अपने प्यार को दिल में दबाए राधा के दिन यूं ही बीतते रहे। दिन भर की मेहनत के बाद उसके रहने की जगह मालकिन के घर के बरामदे का एक छोटा सा कोना था। फिर भी वह वहाँ पड़ी रहती, सिर्फ उस इंसान के करीब रहने के लिए जिससे वह दिल से प्यार करती थी। राधा, अरे ओ राधा, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। हाँ मालकिन, बोलिए, क्या हुआ? कहाँ गायब हो जाती है बार बार? देख, आज बहुत तरह का खाना बनाना है। अकेले सब कर पाएगी? आज घर में नए मेहमान आ रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। मेहमानों के आने से पहले सारे पकवान तैयार हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, सब ठीक से हो जाए बस। बाद में मेहमानों के सामने हमें शर्मिंदा मत करना। चिंता मत कीजिए आप, लेकिन आज कौन आ रहा है घर में, बताइए ना। तुम इन बातों से क्या मतलब रखती हो? फिर भी जब इतना सुनना ही है तो सुनो। आज राजेंद्र के होने वाले ससुराल से मेहमान आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। सब तय हो चुका है। उसकी दुल्हन इतनी सुंदर है कि क्या बताऊं। आएगी तो खुद ही देख लेना। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा अपने काम में लग। अरे मालकिन, तो छोटी मालिक की शादी तय हो गई? ये तो बहुत खुशी की बात है। और उनकी दुल्हन सुंदर क्यों नहीं होगी? छोटी मालिक खुद ही इतनी सुंदर है, तो उनकी दुल्हन भी जरूर बहुत सुंदर होगी। पर तेरी आंखों से पानी क्यों बह रहा है? क्या हुआ? नहीं नहीं मालकिन, वो कुछ नहीं। अचानक आँख में जलन हुई, शायद कोई कीड़ा पड़ गया। जल्दी जाकर काम में लग जाती हूँ। बहुत लोग आ रहे हैं ना, खाना तो बनाना ही होगा। ये कहकर राधा चुपचाप रसोई में चली जाती है। वहाँ जाकर सबकी नजरों से दूर वह अकेले ही चुपचाप रोने लगती है। छोटी मालिक की शादी तय हो गई, अब वे किसी और के हो जाएंगे। तो अब मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी? जिसके लिए इतने दिनों तक यहाँ रुकी, वो तो अब किसी और का होने जा रहा है। आज का काम खत्म करके मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। जैसा उसने सोचा वैसा ही किया। खाना बनाकर सारा काम समेटकर राधा चुपचाप घर से निकल पड़ी। अकेले अकेले चलते चलते वह जंगल की गहराई में खो गई। छोटी मालिक की शादी हो रही है। मैं अपनी आंखों से उनकी शादी नहीं देख सकती थी, इसीलिए मालकिन के घर से निकल आई। लेकिन अब मैं जाऊंगी कहाँ? कहाँ खाऊंगी? कहाँ रहूंगी? मेरे पास तो सर छुपाने को भी कोई जगह नहीं है। तो क्या मुझे फिर से मालकिन के घर लौटना पड़ेगा? काफी देर रोने कलपने के बाद अचानक उसने देखा वहाँ बहुत सारे फूल के पेड़ हैं। अरे वाह, यहाँ तो इतने सारे फूलों के पेड़ हैं। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। चिंताओं में इतनी डूबी रही कि आसपास क्या है कुछ दिखा ही नहीं।
अच्छा, हमारी बाजार में तो फूल बिकते हैं। मालिनी फूल लेकर बेचती हैं और उन्हीं फूलों से बारात, दूल्हे की सेज और गाड़ियां सजती हैं। लड़कियां भी शौक से फूल खरीदती हैं। तो अगर मैं यहाँ से फूल तोड़कर बाजार में बेचूं तो लोग जरूर खरीदेंगे। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे अपनी जिंदगी चलाने का रास्ता मिल गया। अब से मैं यहाँ से फूल लेकर बाजार में बेचूंगी और उन्हीं पैसों से अपना पेट भरूंगी। इसके बाद राधा फूल के पेड़ों से फूल तोड़ने लगी। जैसे ही उसने एक फूल तोड़ा, कौन है? तूने मेरी अनुमति के बिना मेरे पेड़ से फूल क्यों तोड़ा? कौन है? कौन कौन कौन? तुम कौन हो? तुम तो एक परी हो। एक इंसान ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इंसान नहीं हूँ। मैं इस फूलों के राज्य की परी हूँ। इस घने जंगल में कोई आसानी से नहीं आता, और अगर आता भी है तो मेरे बागीचे से फूल तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती। और तू आते ही बिना मेरी अनुमति के फूल तोड़ने लगी। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुझे एक खरगोश बना दूंगी और तू सारी उम्र उसी रूप में जिएगी। ये कहते ही फूल परी ने राधा पर जादू कर दिया और देखते ही देखते वह एक खरगोश में बदल गई। मुझे माफ कर दो फूल परी, मुझसे गलती हो गई। मुझे इंसान बना दो। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे सच में नहीं पता था कि ये बागीचा किसी फूल परी का है और यहाँ फूल तोड़ने पर सजा मिलेगी। अगर जानती होती तो कभी ये गलती नहीं करती। दया करो, मुझे माफ कर दो फूल परी। तूने लालच किया, तुझे कोई माफी नहीं। मैंने लालच नहीं किया, सच कह रही हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी दुख भरी है। अपनी जिंदगी चलाने के लिए बस एक रास्ता ढूंढ रही थी, और अगर यही मेरी गलती है तो मैं गुनहगार हूँ। इसके बाद राधा रोती रोती अपनी जिंदगी के सारे दुख फूल परी को बताती है। सब सुनकर फूल परी का मन कुछ शांत हुआ। अरे, तेरी जिंदगी की बातें सुनकर सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सच में तूने कोई गलती नहीं की, लेकिन फूल परी अगर एक बार किसी को सजा दे दे तो वह सजा वापस लेने की ताकत खुद फूल परी में भी नहीं होती। मैंने तुझे सजा दे दी है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं। मैं खुद तुझे मुक्त नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई सच्चा इंसान तुझसे प्यार करे और तेरे प्यार में पड़े, तभी तुझे इस जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी, और तब तक तू यहाँ इसी तरह खरगोश बनकर जिएगी। इस घने जंगल में मुझे कौन ढूंढेगा? फूल परी, मेरी कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मेरी तलाश नहीं करेगा। बल्कि मैं सबकी जिंदगी से गायब हो जाऊं तो सब बच जाएंगे। तुम मुझे कोई रास्ता दो, कम से कम मैं अपनी कोशिश से अपनी जिंदगी बचा सकूं। ठीक है, मैं तुझे पूरी तरह मुक्त ना कर सकूं, लेकिन कुछ हद तक तो कर सकती हूँ। तू जितनी सुंदर उतनी ही बदनसीब है तेरी जिंदगी। आज से तू खरगोश बनकर ही रहेगी, लेकिन जब सूरज उगेगा तेरा शरीर फिर खरगोश में बदल जाएगा, और जब सूरज डूबकर रात होगी तब तो फिर इंसान बन जाएगी। सूरज डूबने से लेकर सूरज उगने तक तेरा समय है। इस बीच अगर तू किसी इंसान को अपने प्यार के जाल में बांध सकी और वह सच्चे दिल से तेरे साथ जीवन भर रहना चाहे और दिल से स्वीकार करे, तभी तुझे इस जिंदगी से मुक्ति मिलेगी, तभी तेरे जीवन का अभिशाप टूटेगा। इतना कहकर फूल परी गायब हो जाती है। राधा खरगोश बनकर पूरे दिन फूलों के बागीचे के बीच घूमती रही। फिर जब दिन की रोशनी खत्म हुई और रात का अंधेरा छाया, तब वह फिर से इंसान का रूप धारण कर पाई। मैं अब क्या करूं? कौन मुझसे प्यार करके इस अभिशापित जिंदगी से मुझे मुक्त करेगा? राजेंद्र, मैं तो राजेंद्र से प्यार करती हूँ। राजेंद्र ने शायद मेरे मन के अंदर छुपे प्यार को कुछ तो महसूस किया होगा। मैं राजेंद्र के पास जाऊंगी और अपने प्यार की बात खुलकर रखूंगी। सब सुनने के बाद वह जरूर मेरी अभिशापित जिंदगी से मुझे मुक्त कराएगा। इसके बाद राधा जल्दी जल्दी जंगल से निकलकर मालकिन के घर पहुंची। घर के अंदर राजेंद्र अपनी माँ के साथ मौजूद था और दोनों ने राधा को देखकर बहुत गुस्सा किया। क्यों री राधा, खाना पकाना करके तू कहाँ गायब हो गई थी? रिश्तेदार आए थे, उनकी आवभगत करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। तू बिना बताए कहाँ चली गई थी? तेरी वजह से राजेंद्र का रिश्ता टूट गया। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमारे घर में कोई नौकरानी नहीं है, तो हमारी बेटी ऐसे घर में कैसे रहेगी? फिर राधा बिना जवाब दिए सीधे राजेंद्र के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, राजेंद्र, आज मैं सब कुछ साफ साफ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस घर में मैं अब तक सिर्फ तुम्हारे लिए ही रुकी रही। हर दिन, हर दर्द, हर अपमान सिर्फ इसीलिए सहा क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार था।
फिर राधा ने जंगल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब विस्तार से राजेंद्र को बता दिया। लेकिन राधा की बातें खत्म होती उससे पहले ही राजेंद्र अचानक जोर जोर से हंसने लगा। क्या सोच रखा था? तेरे जैसी छोटे घर की लड़की ने सोचा कि तुम मुझसे प्यार करेगी तो मैं उसमें साथ दे दूंगा, और यह सब बेकार की बातें कि खरगोश में कैद हूँ, यह सब नाटक कहीं और जाकर कर। और हाँ, अभी इसी वक्त घर से निकल जा और फिर कभी इस घर में पाँव मत रखना। अपने ही प्यार करने वाले इंसान के मुंह से ये शब्द सुनकर राधा का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। उसकी आंखों में भरे आंसू अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर भी रोती रोती वह घर से निकल पड़ी। फूल परी ने मुझे कोई अभिशाप नहीं दिया, बल्कि उसने मुझे इस अभिशापित जिंदगी से आजादी दी है। ऐसी जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि मैं एक खरगोश बनकर इस जंगल में भटकती रहूं। कम से कम वहाँ किसी के तानों और झूठे प्यार का दर्द तो नहीं होगा। अब मैं कभी भी खरगोश से इंसान बनने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि इंसान बनकर मैंने सिर्फ दर्द ही पाया है। इसके बाद राधा जंगल की गहराइयों में खो गई और धीरे धीरे अपनी किस्मत स्वीकार कर पूरी उम्र खरगोश बनकर जीने लगी। दिन में वह बागीचे के पास चुपचाप बैठी रहती और रात होते ही इंसानी रूप में जंगल में भटकती हुई अपनी तन्हाई काटती। जिंदगी यूं ही बीत रही थी, लेकिन राधा को क्या पता था कि किस्मत उसके लिए नया मोड़ छिपाई बैठी है। एक दिन एक राजकुमार का आना उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। समझे सैनिकों, राजमहल की चार दीवारी में कैद रहने से बेहतर है अलग अलग राज्यों में घूमना, इससे ज्ञान बढ़ता है। हाँ राजकुमार, आपके साथ राज्य भ्रमण करने में हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सुनिए राजकुमार, इस जंगल की गहराई में एक जगह बड़ा ही सुंदर फूलों का बगीचा है। इंसानों ने नहीं बनाया, अपने आप उगा है। लोगों के मुंह से सुना है यह फूल परी का बगीचा है। अच्छा, सच में? चलो तो आज हम उस फूल के बगीचे में घूम आते हैं। इसके बाद उस दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार जंगल के अंदर फूलों का बगीचा देखने आए और एक अजीब फूल देखकर मुग्ध हो गए। आहा, इस अद्भुत फूल का नाम क्या है? क्या तुम जानते हो इसमें कितनी मीठी खुशबू है? मैंने यह फूल पहले कभी नहीं देखा। नहीं राजकुमार, हमने भी ऐसा फूल कभी नहीं देखा। यह फूल अनजाना है। इस पेड़ को मिट्टी समेत उखाड़ो, फिर इसे मैं अपने साथ राजमहल ले जाऊंगा। सोचा था चुप रहूंगी, लेकिन अब इनसे बात करनी होगी, नहीं तो ये बागीचे का पेड़ उखाड़ लेंगे और फूल परी जरूर गुस्सा होगी और राजकुमार को मुझसे भी बड़ी सजा देंगी। नहीं नहीं, किसी को बेकार में सजा नहीं भुगतने दूंगी। रुको रुको रुको, दया करके इस बगीचे से कोई पेड़ मत उखाड़ो, दया करो। कौन बोला? मैं इधर हूँ, नीचे देखिए। अरे रे रे रे, ये क्या? ये खरगोश कैसे बोल रहा है? कहीं ये कोई मायावी तो नहीं? राजकुमार ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों साफ नजर आ रही थी। मैं पहले ऐसी नहीं थी, पहले बस इंसान थी। मैं इस बागीचे के फूल तोड़ने की गलती कर बैठी, तभी मुझे खरगोश बना दिया गया है। अब अगर तुम पेड़ उखाड़ोगे तो सोचो फूल परी तुम्हें कितनी बड़ी सजा दे सकती है। क्या कह रही हो? तुम इंसान थी और फूल परी की सजा से खरगोश बन गई, तो क्या तुम्हें मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं, इस छोटी सी गलती पर फूल परी इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। कहाँ है वो फूल परी? मैं उससे बात करूंगा, तुम्हें मुक्त करने की गुजारिश करूंगा। फूल परी से बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं यहाँ से कभी मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे मुक्त होने का रास्ता बंद है। मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं, इसीलिए मुझे यहाँ से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद राधा ने चंद्र कुमार को अपनी जिंदगी की सारी बातें खुलकर बताई। फिर चंद्र कुमार रात के अंधेरे का इंतजार करने लगा और रात को जब वह लड़की इंसानी रूप में लौटी, तब उसकी सुंदरता देखकर चंद्र कुमार और भी मुग्ध हो गया और पहली नजर में राधा से प्यार कर बैठा। तुम्हें मैं इस अभिशप्त जिंदगी से मुक्त करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अभी से अपने राजमहल ले जाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। और अगर इसमें भी फूल परी को आपत्ति हो तो हर रोज इस बगीचे में आकर इस फूल के पेड़ के पास खड़ा रहूंगा, तुम्हारी रखवाली करूंगा, आंधी बारिश से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तभी फूल परी वहाँ आ गई। आखिरकार किसी ने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया और तुम्हें अपनाने का वचन दिया।
उसी सच्चे प्यार की शक्ति ने आज तुम्हारे जीवन का अभिशाप तोड़ दिया है राधा। जाओ, अपने प्रिय का हाथ थामो और एक नई खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ो। आज से तुम पूरी तरह मुक्त हो। अब तुम्हें कभी भी खरगोश बनकर नहीं जीना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल चुका है और जब सच्चा प्यार मिल जाए तो जीवन में और किसी चीज की कमी नहीं रहती है। ये कहकर परी वहाँ से अदृश्य हो गई। सच में राजकुमार, आज आपके प्यार की वजह से मेरी जिंदगी के सारे अभिशाप मिट गए। मैं फिर से मुक्त हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई सच में मुझसे इस तरह प्यार करेगा। सच में आपको पाकर मैं धन्य हो गई महाराजकुमार। राधा हमेशा के लिए इंसानी रूप में वापस आ गई। राजकुमार राधा को लेकर राजमहल पहुंचा। राजकुमार, आप मुझे कहाँ लाए हैं? ये जगह तो लग रही है कोई राजमहल जैसी। हाँ राधा, यह एक राजमहल है और यह हमारे रूपनगर राज्य का राजमहल है। इस नगर राज्य का एकमात्र राजकुमार मैं हूँ और आज के बाद तुम बनोगी इस रूपनगर राज्य की राजवधु। सच में कह रहे हैं राजकुमार? मैं इस रूपनगर राज्य की राजवधु बनूंगी। लेकिन मेरी नसीब में इतनी खुशी आएगी? बिल्कुल, विधाता ने जैसे हमारा मिलन लिख रखा था। चलो कुमारी, अभी तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाता हूँ। इसके बाद राजकुमार राधा को साथ लेकर महाराज के कक्ष में गया। वहाँ महारानी भी मौजूद थी। इधर मंत्री की बेटी पद्मावती, जिसके हाथ राजकुमार की पहले से शादी तय थी, अपनी दासी के साथ बात कर रही थी। सच कह रही हो? तो राजकुमार वापस आ गया? तो मुझे अभी राजमहल जाना होगा। तभी मंत्री जी वहाँ आ गई। क्या हुआ पद्मावती, कहाँ जा रही हो? बाबा, राजकुमार राजमहल वापस आ गए हैं। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। उधर राजमहल में यह क्या अबल तबल बोल रही हो? तुम उस बेघर लड़की से राजकुमार की शादी की बात कह रही हो? महाराज, इसके अलावा कोई चारा नहीं था और आप भी तो राजकुमार को अच्छी तरह जानते हैं। जो ठान ली वे करके ही रहते हैं। अगर हम नहीं मानते तो वे उस लड़की का हाथ थाम कर राज्य, राजमहल सब छोड़कर चला जाता। तब हम उसे हमेशा के लिए खो देते। राधा, आज से तुम इस कक्ष में रहोगी और मैं तुम्हारे बगल के कक्ष में। कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। और हाँ, एक बात, माँ बाप की बातों से मन खराब मत करना। मेरे माँ बाप बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से बड़े नरम दिल के हैं और देखना वे बहुत जल्दी हमारे रिश्ते को मान लेंगे। उधर दासी ने ये सारी बात दौड़कर रानी पद्मावती तक पहुंचा दी। ये सब सुनते ही पद्मावती के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें पल भर से आंसुओं में बदल गई और फूट फूट कर वे रोने लगी। क्या हुआ बेटी, इस तरह अकेले क्यों रो रही हो? अभी तो तुम राजकुमार से मिलने कितनी खुशी खुशी जा रही थी। क्या नहीं हुआ बाबा? राजकुमार जंगल से एक बेघर लड़की को राजमहल ले आया है और कह रहा है वे उससे शादी करेगा। महाराज और रानी माँ को तो आप जानते ही हैं। राजकुमार जो कहे वे मान लेते हैं। अगर सच में उस लड़की ने राजकुमार के साथ शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? ऐसी बात मत करो बेटी, मैं खुद जाकर महाराज से बात करूँगा कल सुबह। वाह लड़की वाह, भिखारी की बेटी होकर राजकुमार का कक्ष कब्जा कर लिया। सच में तुम्हें देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। आखिर मेरे राजकुमार को तुमने वश में कैसे किया? रानी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने राजकुमार को वश में नहीं किया। राजकुमार ने तो खुद मुझे। अब दिखावा कर रही हो? हाँ, मेरे राजकुमार को मैंने जन्म दिया है। मैं जानती हूँ उसकी रुचि इतनी नीची नहीं जा सकती। तुमने जरूर कोई जादू टोना किया है, इसीलिए मेरा राजकुमार तुम जैसी भिखारन को राजवधु बनाना चाहता है। महारानी जी, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया। मैं तो बस उनसे सच्चा प्रेम करती हूँ। मैंने कभी किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं की। सुनो लड़की, अच्छे से बता रही हूँ, राजकुमार की जिंदगी से दूर हट जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी मंत्री की बेटी पद्मावती के साथ राजकुमार की शादी पहले ही तय है। उनके बीच में मत आओ। रानी आराध्या की कठोर बातें सुनकर राधा का दिल अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। उधर जैसे ही ये खबर राजेंद्र तक पहुंची, वह एक पल भी रुके बिना सीधे अपनी माँ के पास जा पहुंचा। माँ, एक खबर सुनी क्या? राधा ने क्या किया जानती हो? वह राज्य के राजमहल में जाकर रह रही है और राजकुमार को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। क्या वह लड़की इतनी दूर तक पहुंच गई? माँ, मैं उस राधा की योजना किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दूंगा। उसकी वजह से मेरी शादी टूट गई थी।
राजमहल में भी इस बात को लेकर गहरी हलचल मच गई थी। मैं जानता हूँ इस राजमहल में कोई नहीं चाहता कि राधा से मैं शादी करूँ, लेकिन मैं अपनी राधा के बिना जी नहीं सकता। मैंने उससे बहुत प्यार किया है। राधा भले ही किसी राज्य की राजकुमारी नहीं है, लेकिन वह बहुत अच्छी लड़की है। मन बहुत साफ है उसका। ऐसी लड़की ही मुझे जीवन साथी के रूप में चाहिए। चंद्रकुमार की ये बातें सुनकर महारानी का चेहरा सख्त हो गया। बिना कुछ कही वह गहरी नाराजगी और चिंता के साथ वहाँ से चली गई। महाराज, राजकुमार को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कोई बात समझ ही नहीं रहे हैं। यह तो बड़ी मुसीबत है। और मैंने मंत्री जी को वचन दिया था कि उनकी बेटी उर्मिला से राजकुमार की शादी होगी। मीरा यहाँ आना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। राजकुमार मुझे प्यार करके यहाँ लाए हैं, ये सच है। लेकिन रानी माँ या महाराज, कोई भी मुझे राजकुमार की जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। और सच में क्यों करेंगे? मेरे तो कोई अपने नहीं। मैं एक अभागी लड़की हूँ। मेरे साथ इस रूपनगर राज्य के राजकुमार की शादी कैसे हो सकती है? राजकुमार की शादी तो पद्मावती से ही होनी चाहिए। पद्मावती कितनी सुंदर है, राजकुमार के साथ कितनी फबती है। और मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। मेरे साथ राजकुमार कहाँ जचता है। इसीलिए यहाँ आकर मैंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर राधा राजमहल से निकलने लगी। राजकुमार, मुझे माफ करें। आपको बिना बताए राजमहल से जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आए। रानी माँ और महाराज मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। आप खुश रहें राजकुमार। ये कहते ही पीछे से किसी ने उसका हाथ थाम लिया। कुमारी मुड़कर देखती है, खुद राजकुमार उसका हाथ थामे खड़ी थी। राजकुमार, आप यहाँ? क्या सोचा था राधा? तुम मुझे बिना बताए इस तरह छोड़कर चली जाओगी? और मैं जाने दूंगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं जानता हूँ माँ बाप की बातों से शायद तुम्हें तकलीफ हुई है, इसीलिए खुद जाना चाहती हो। लेकिन राधा, जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? आप मेरे साथ राजमहल छोड़कर चली जाएंगी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप इस राज्य के एकमात्र राजकुमार हैं। अगर आप मेरे साथ चले गए तो महाराज और रानी माँ को कितना दुख होगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके माँ बाप आपको छोड़ने पड़े। दूर से रानी माँ दो प्रहरियों के साथ राधा की सारी बातें सुन रही थी। फिर वह वहाँ आ गई। वाह लड़की वाह, तुमने मेरी इतनी बातें सुनी, फिर भी ना गुस्सा किया, ना कोई शिकायत। तुमने राजकुमार से भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा और अपने प्यार को छोड़ने तक के लिए तैयार हो गई। और तुम दोनों हमें छोड़कर जाने की सोच रहे थे, लेकिन तुमने अपने बारे में नहीं, हमारे बारे में सोचा। अगर राजकुमार चला जाता तो हम सच में बेसहारा हो जाते। अब तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, और अगर तुम राधा से इतना प्यार करते हो तो वही हमारी बहू बनेगी। कल सुबह उसकी शादी इसी राजमहल में होगी। राधा ही इस राज्य की योग्य युवरानी है। रानी माँ की बात सुनकर राजकुमार और राधा बहुत खुश हो गई। अगली सुबह पूरी राज्य में फैल गई राजकुमार और राधा की शादी की खबर। यार, आखिरकार उस लड़की का एक ठिकाना हुआ। हाँ, वो लड़की किस्मत लेकर जन्मी है। वो राजेंद्र के घर में दिन रात मेहनत करती थी। राजेंद्र की माँ उसे बहुत परेशान करती थी, लेकिन पेट की खातिर वह सब सहती रही। और अब देखो, उसकी शादी राजकुमार से होने जा रही है। हाँ। दूर से राजेंद्र सारी बातें सुन लेता है। ओह, तो ये बात है। तो राजकुमार और राधा की शादी होने वाली है। यह मैं किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता। उस राधा की वजह से मेरी शादी टूट गई। मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर पाया। किसी भी हालत में मैं राजकुमार और राधा की शादी नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर शादी रोकनी है तो मुझे राजमहल जाना ही पड़ेगा। और वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। चारों तरफ हमेशा पहरेदार रहते हैं। आज तो इस राज्य के सभी प्रजाओं के घरों में राजकुमार की शादी का निमंत्रण भी पहुँच चुका है। इसलिए राजमहल में प्रजा का आना जाना आज बहुत मुश्किल नहीं होगा। हाँ, यही मौका है। मैं इस्तेमाल जरूर करूँगा।
इस राजमहल में राजकुमार के साथ मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरा राजप्रासाद सजा दिया गया है। आज ही हमारा विवाह संपन्न होगा, लेकिन ये सब मुझे किसी सपने जैसा लग रहा है। मैं सच में राजमहल की राजवधू बन जाऊंगी या कोई सपना है? कहीं अचानक ये सपना टूट ना जाए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सपना क्या हकीकत है या सिर्फ सपना है। क्या सच में मेरी किस्मत इतनी सुख लेकर आई है? खुद रानी माँ और महाराज की सहमति से ये विवाह हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे नसीब में इतना सब कैसे लिखा है। तभी एक दासी शादी की थाल सजाकर राधा के कक्ष में आती है। राधा, रानी माँ ने आपके लिए शादी की थाल भेजी है। उन्होंने कहा है जल्दी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनते ही राधा का दिल जोर से धड़कने लगता है। एक बार थाल की ओर देखते हुए वह धीरे से कहती है, इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है, क्या मैं सच में इसके लिए तैयार हूँ? उसके हाथ हल्के से कांप रहे हैं, फिर भी वह शादी की तैयारी की ओर बढ़ती है। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये मेरा नया जीवन है या किसी अनजानी कहानी की शुरुआत? समय के साथ राजमहल में सभी मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, इसीलिए आपको जितनी जल्दी हो सके खुद को तैयार कर लेना चाहिए। इस शादी की डालियाँ में आपके कपड़े और सभी गहने रखे गए हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं तुरंत आपके कमरे में आ जाऊंगी। इतना कहकर दासी धीरे से झुकते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे में अब सिर्फ राधा अकेली रह जाती है। वह शादी की डलिया की ओर देखती है, उसके मन में हलचल और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कुमारी और राजकुमार की शादी की खबर सुनकर पद्मावती का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। वह अपने आप को संभाल नहीं पाती। पास खड़ी एक और स्त्री उसे समझाने की कोशिश करती है। ऐसा मत कर, शांत हो जा, शांत हो जा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? तू मेरी एकमात्र बेटी है। लेकिन उर्मिला के दिल में जलती हुई ईर्ष्या और गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। नहीं, मैं ये शादी होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया में तू ही सब कुछ है रे। ऐसा पागलपन मत कर, फिर मैं कैसे जीऊंगा? इसीलिए कह रहा हूँ बेटी, ऐसा मत कर। चाकू फेंक दे, अपने हाथ से चाकू फेंक दे। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। मैं ये चाकू नहीं छोड़ सकती। उस राजकुमार ने मेरे साथ धोखा किया है, इसीलिए मैं खुद को खत्म कर दूंगी। राजकुमार आज किसी और लड़की से शादी कर रहा है, मैं कैसे सह सकती हूँ ये? मैं जानता हूँ पद्मावती, राजकुमार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है और उस अन्याय का जवाब मैं जरूर दूंगा। लेकिन तुम ऐसा करके खुद को नुकसान मत पहुँचाओ। शांत हो जाओ, मुझे थोड़ा समय दो। मैं राजमहल जाऊंगा और महाराज से बात करूंगा और रानी माँ से एक समझौता करके जरूर आऊंगा। क्या समझौता करोगे तुम बाबा? उस राजकुमार ने तो फैसला कर लिया है कि वह उसी लड़की से शादी करेगा और ये बात पूरे राज्य में फैल चुकी है। आज ही उनका विवाह होने वाला है और मैं तो जानती हूँ कि मैं किसी भी तरह उस राजप्रासाद की युवरानी नहीं बन सकती। इसीलिए मैं खुद को खत्म कर दूंगी। पद्मावती बेटी, तू सिर्फ अपनी बारे में सोच रही है, एक बार अपने पिता के बारे में भी सोच। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? मैं कैसे जीऊंगी? मुझे एक मौका दे बेटी, मैं राजमहल जाकर महाराज और रानी माँ से बात करके आता हूँ। देखते हैं क्या शादी किसी तरह रुक सकती है। मंत्री ये सब सुनकर तुरंत राजमहल की ओर निकल पड़ता है। अरे राजेंद्र, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? इस समय तो तुम कभी घर से बाहर नहीं निकलते। माँ, मेरा एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए मुझे अभी तुरंत जाना होगा। लेकिन बेटा, कम से कम ये तो बता दे कि तू जा कहाँ रहा है? अरे माँ, तुम हमेशा मुझसे इतने सवाल क्यों करती हो? कल रात मैंने तुम्हें बताया था ना कि राधा के मामले में क्या करना है। आज तुम खुद जान जाओगी। बस थोड़ा इंतजार करो और देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन तू करेगा क्या बेटा? मैंने सुना है आज राजकुमार और कुमारी की शादी है और तू इस शादी को कैसे रोकेगा? मैं क्या कर सकता हूँ या नहीं ये बात नहीं है माँ, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। उस राधा की वजह से मेरी शादी टूट गई थी और अब मैं किसी भी हालत में उसकी शादी राजकुमार से नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। इतना कहकर राजेंद्र बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। मुझे नहीं पता मेरा बेटा क्या योजना बना रहा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। उधर मंत्री महोदय भी बिना देर किए राजमहल पहुँच जाते हैं। माँ ने काफी पहले ही राधा के कमरे में शादी का सामान भेज दिया है। मुझे लगता है मेरी राधा अब तक दुल्हन बनकर मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। पता नहीं वह दुल्हन के रूप में कैसी लग रही होगी।